अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पास पेपर्स देखेंगे। पिछले 4 सेशंस में मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर्स में जितने न्यूमेरिकल्स आए हैं मैं आपको यहाँ पे एक एक करके सॉल्व करके दिखाऊंगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी जो भी फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं या जो भी की कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं वो आप लोगों को मैं करके दिखाऊं। तो आए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे विंटर 2021 का सेशन जो हमारा पिछला सेशन था। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि एंट्रीज का है। एंट्रीज करते वक्त आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आपके एसेट्स या फिर आपके एक्सपेंसेस जब भी ये बढ़ेंगे तो वो आपके डेबिट कहलाएंगे, और जब भी आपकी लायबिलिटी या फिर रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे तो वो आपकी क्रेडिट एंट्री होगी। सबसे पहले देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। उन्होंने कहा है परचेज रॉ मटेरियल्स फॉर इतनी रुपीज़ 270,000 ऑन क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट पे ख़रीदा है। तो इसका मतलब ये एक तरह की लायबिलिटी हुई। लायबिलिटी क्यों हुई? क्योंकि हमने ये लोन पे समझे ख़रीदा है और ये अमाउंट हमें वापस करनी है, और हमने रॉ मटेरियल्स परचेज़ किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास जो एसेट्स है। यहाँ पे एसेट का अकाउंट जो है वो है रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, और डेबिट हमारे पास क्या होगा? अकाउंट्स पेएबल। और दोनों केसेस में हमारे पास 270K की अमाउंट आएगी। और जब भी एंट्रीज आप कर रहे हो यहाँ पे काइंडली एक ब्रैकेट में नोट लिख दिया करें जिसमें ये मेंशन कर दिया करें कि ये आपने क्या एंट्री लिखी है। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में आप लिख सकते हैं कि परचेज रॉ मटेरियल ऑन क्रेडिट, यानी कि एक शॉर्ट फॉर्म होता है। एक छोटे से कुछ वर्ड्स में आप अपनी एंट्री को समझा दें। ये अक्सर जगहों पे इस चीज़ के एक अलग से नंबर होते हैं और इसके ना लिखने पे आपके मार्क्स कट जाते हैं, तो इन नोट्स को लाजमी लिखा करें। सेकंड एंट्री देखते हैं, इशूड रॉ मटेरियल्स। पहले हमने परचेज कर लिए, अब वो कह रहे हैं रॉ मटेरियल्स इशूड वर्थ इतने टू प्रोडक्शन। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो रॉ मटेरियल्स है वो सबसे पहले आपके जाते हैं वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री के अंदर, और ये पहले डेबिट हुआ था, अब इसमें से निकल रहे हैं, कम हो रहा है। तो जब ये कम होगा तो इसका मतलब क्या होगा? ये क्रेडिट होगा। जब बढ़ता है तो डेबिट हो जाएगा, जब कम होगा तो ये क्रेडिट हो जाएगा। वही मैं लिखूँगा रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, और यहाँ पे हमारे पास 190K की वैल्यूज़ आ जाएंगी, और ब्रैकेट में यहाँ पे लाजमी मेंशन कर दीजिएगा जैसे इन्वेंट्री पुट इनटू प्रोडक्शन। तीसरी एंट्री देखते हैं। तीसरी एंट्री में वो कह रहा है पेरोल वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड एज अंडर, और ये 3 उन्होंने अकाउंट्स में बेसिकली 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं लोगों की। एक फैक्ट्री के सुपरवाइज़र हो गई, एक डायरेक्ट लेबर जो आपके प्रोडक्ट पे काम कर रही होगी जो, और तीसरी आपकी सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन की। इन दोनों को आप चाहें तो आप फैक्ट्री ओवरहेड में एक साथ भी लिख सकते हैं, मैं प्रेफर करता हूँ सेपरेट लिखना। आपकी डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल जो होती है वो हमेशा आपकी वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री में जाती है, और आपकी इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर आपकी हमेशा फैक्ट्री ओवरहेड में जाती है। इसको यहाँ पे करके देख लेते हैं। डायरेक्ट लेबर जैसे मैंने कहा वो आपकी वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री में जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ गई फैक्ट्री सुपरवाइज़र, तो मैं उसको फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्टली लिख देता हूँ। और तीसरी जो हमारे पास है वो है सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, और जैसे मैंने आपको बताया ये तीनों एक्सपेंसेस क्या होती हैं? डेबिट होती हैं। तो हमारे पास ये तीनों वैल्यू आ जाएंगी 95K, 35K और 42K, और इन सबको ऐड करोगे तो 172K हो जाएगा। तो 172K हमारे पास क्रेडिट एंट्री आ गई। क्रेडिट एंट्री किसकी आएगी? लेबर के सूरत में हमारे पास क्या आता है? वेजेस पेएबल। हमें उनको
वेजेस देनी पड़ती है। चौथी एंट्री देखते हैं। चौथी में वो हमसे कह रहा है डेप्रिसिएशन ऑन मशीन वाज 42,000 एंड अदर ओवरहेड वाज ऑफ अमाउंट 31,000। तो हमारे पास चौथी एंट्री क्या हो जाएगी डेप्रिसिएशन की। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। इनडायरेक्ट जितनी भी आपकी कॉस्ट हो जाएगी, इनडायरेक्ट आपकी लेबर, मटेरियल, ये सारे आपके फैक्ट्री ओवरहेड में जाएंगे। तो यहाँ आप लिख देंगे फैक्ट्री ओवरहेड का अकाउंट जो आपका डेबिट होगा। यहाँ पे आपके पास डेप्रिसिएशन का आ जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये आपका अकाउंट आ जाएगा। उन्होंने क्या कहा है अदर फैक्ट्री ओवरहेड। डेप्रिसिएशन की उन्होंने बताई है 42 के, ओवरहेड का बताया 31 के। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे डेबिट हो जाएगा 73 के। पांचवी एंट्री देखते हैं। पांचवी एंट्री में वो कह रहा है गुड्स वर्थ इतने 320 के कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू फिनिश गुड ड्यूरिंग द मंथ। यानी कि अब वर्क इन प्रोग्रेस से हो के वो क्या कह रहा है फिनिश गुड इन्वेंट्री में हमारे पास जा रहा है। तो क्या करेंगे, एक एसेट कम होके दूसरे एसेट में जा रहा है, फिनिश गुड इन्वेंट्री, और यहाँ से अब कम क्या होगा वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री। और अमाउंट उसने हमें दी हुई है 320 के। नोट्स ज़रूर लिखते हुए जाइएगा। जैसे इस वाले में मैं ये लिख सकता हूँ रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन एंड अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ट्रांसफर्ड वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री टू फिनिश गुड इन्वेंट्री। आखिरी एंट्री में वो हमसे कह रहा है गुड्स वैल्यूइंग 280 के वर सोल्ड एट 360 के ऑन क्रेडिट। अब इन दोनों की सेपरेट एंट्रीज बनेगी। सबसे पहले आपके गुड्स जो हैं वो 280 के सोल्ड हुए हैं। तो हम कैसे करेंगे, हमारे फिनिश गुड इन्वेंट्री के अंदर था, अब हमारी कौन सी अकाउंट में चले जाएंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर चले जाएंगे। और हमारी फिनिश गुड जो पहले डेबिट हुई थी इसके अंदर आएगा, अब इसमें से निकल रहा है, तो अब ये क्रेडिट एंट्री हो जाएगी। उन्होंने क्या कहा है कितना 280 के सोल्ड हुआ है। यानी कि फिनिश गुड में जितने बन गए आपके पास उसमें से 280 के आपके सोल्ड हुए हैं। और फाइनली वो कितना एक प्राइस पे कह रहा है। तो प्राइस जो आपकी होगी वो कह रहा है क्रेडिट पे, यानी कि आपने किसी को क्रेडिट पे सेल्स की है, वो आपको कुछ अरसे के बाद पैसे देगा। तो इसको हम अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं। और अकाउंट रिसीवेबल जो है वो आपका एसेट होता है, तो ये आपका डेबिट होगा। और आपके रेवेन्यूज़ जो होते हैं वो आपके क्रेडिट होते हैं। ये सेल्स रेवेन्यूज़ हो गए। उसने आपसे कितने का कहा है 360 के का। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हुआ। इसमें काइंडली ये चीज़ का ख्याल रखिएगा कि पहले तो जैसे मैंने आपको नोट्स लिखने का कहा है तो ये आप नोट्स हर जगह लिखिएगा। दूसरी बात ये है कि आपकी डेबिट की और क्रेडिट अकाउंट के दरमियान 3 फिंगर्स का डिस्टेंस होना चाहिए। जैसे आपने पहले लिखा फिनिश गुड इन्वेंट्री, 3 फिंगर्स का आप स्पेस छोड़ के, अगर इन केस पेपर में कमी हो रही हो या कुछ हो तो आप 2 फिंगर्स का छोड़ दीजिएगा, लेकिन रूल के मुताबिक आपको 3 फिंगर्स का स्पेस छोड़ना पड़ेगा और आपको फिर क्रेडिट एंट्री लिखनी पड़ेगी। और यहाँ पे भी आप एक लाइन बना दीजिएगा ताकि आप सेपरेट कर सकें अपनी डेबिट और क्रेडिट एंट्री को। अब हम आ जाते हैं इसी क्वेश्चन के पार्ट बी में, जिसमें उसने हमें ये डेटा दिया हुआ है और हमसे कहा है कि कंप्यूट कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर या शेड्यूल ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स अगर आपको दिया हुआ हो तो ये आपका सेम ही बनता है। सबसे पहले आपके आते हैं डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, उसके में आप ऐड करते हो अपनी डायरेक्ट लेबर को। उसके बाद आप ऐड करते हो अपने फैक्ट्री ओवरहेड्स को, और फैक्ट्री ओवरहेड्स में आपके पास इनडायरेक्ट मटेरियल आ गए। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट जाते हैं, मैंने आपको जैसे बताया था। इनडायरेक्ट मटेरियल आपके फैक्ट्री ओवरहेड से होके जाते हैं। यहाँ आपके मिसलेनियस या अदर, जैसे हमने पिछली एंट्री में भी लिखा है अदर ओवरहेड्स, या आपके डेप्रिसिएशन आ गए। यहाँ पे आपके पास आ जाएगी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जिसमें आप ऐड कर दोगे अपने
वर्क इन प्रोग्रेस की ओपनिंग इन्वेंट्री, उसमें आप लेस कर दोगे वर्क इन प्रोग्रेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री, और फाइनली आपके पास आ जाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। अगर आपसे ये कहा जाए कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर का शेड्यूल बनाए, तो ये आपका बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर का शेड्यूल कहलाता है। अब ये डेटा मैं अपने शेड्यूल में पुट करके दिखाता हूँ। डायरेक्ट मटेरियल यूज़ कितना है 675 के, और डायरेक्ट लेबर 480 के। डायरेक्ट मटेरियल यूज़ हमारे पास हो गया 675 के, डायरेक्ट लेबर हमारे पास हो गया 480 के, इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया 56 के, इनडायरेक्ट लेबर हो गया 32 के, मिसलेनियस हमारे पास हो गया यहाँ पे 28 के, और डेप्रिसिएशन हमारे पास हो गया 80 के। ये हमारे पास हो गया 56 के, इनडायरेक्ट 32 के, मिसलेनियस 28 के, और डेप्रिसिएशन 80 के। ये हमारे पास जो है ये टोटल अगर हम करें तो हो जाएगा 196 के। ये इसके बराबर में ही लिखते हैं, ये इस तरह से हम लिखते हैं ताकि हम इसको ऐड कर सकें, हम शो कर सकें कि ये अकाउंट टोटली डिफरेंट है। ये जो है बेसिकली आपके फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा है, हम इस तरह से इसको लिखते हैं। आप चाहें तो उस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा आसान हो जाता है, हम सेपरेटली इसको शो करके दिखा देते हैं। हम रिकनसाइल भी कर सकते हैं कि इसमें हमारा कोई डेटा रह ना गया हो। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब 1, 2 और 3 ये हमारे पास आ जाएगा 13351 के। ये टोटल हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग, जब इन तीनों को ऐड किया तो ये हमारे पास आ गई 1351 के। अब हम अपनी वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री को देखते हैं। ओपनिंग है 55 के और क्लोजिंग है 67 के। ओपनिंग हमारे पास हो गई 55 के, क्लोजिंग इन्वेंट्री को हम निकाल देंगे क्योंकि ये इन्वेंट्री तो आपकी फिनिश गुड की तरफ जा चुकी है, तो इसको हम माइनस करेंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे और इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1339। ये आपका हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। अब इसमें फर्दर कहा गया है कि इसकी आप एंट्रीज बनाएं। इसको आप 1 कर दें, पार्ट बी का 1, और ये आपका हो गया 2। इसकी एंट्रीज बना के देखते हैं। सबसे पहले हम अपने मटेरियल्स देखेंगे। मैंने आपको बताया था डायरेक्ट मटेरियल कहाँ जाते हैं, डायरेक्ट आपके वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री में जाते हैं। तो मैं एक ही आपको एंट्री करके दिखा दूंगा। रॉ मटेरियल सबसे पहले हमारे पास है, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। उसमें से उन्होंने बोला है डायरेक्ट हमारे पास कितनी है 475 के, ये आपके पास डेबिट हो रहा है और ये आपके पास क्रेडिट हो रहा है। इनडायरेक्ट जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड में पहले जाता है, ये 56 के हो गया। इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो ये आपका आ गया 731 के। ये आपकी रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री होगी। अब मैं लेबर देखूंगा, लेबर भी आपका जो है वो डायरेक्ट लेबर है तो वर्क इन प्रोग्रेस में चला जाएगा, और इनडायरेक्ट है वो आपका फैक्ट्री ओवरहेड में चला जाएगा। और लेबर की हम किस तरह से लिखते हैं, वेजेस पेएबल लिखते हैं हम। यह हमारे पास डायरेक्ट लेबर हो गई 480 के की, इनडायरेक्ट 32 के की, और वेजेस पेएबल हमारे पास आ गए 512 के। ये मैं यही चीज़ें पुट कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लेबर लिखा 480 के, इनडायरेक्ट 32 के, तो ये हमारे पास दोनों ऐड होके आ गए 512 के। अब हमारे पास जो ये दो रहती हैं ये हमारी फैक्ट्री ओवरहेड में जाएंगी। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर क्या जा रहा है, हमारा एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जाएगा और दूसरा हमारा मिसलेनियस ओवरहेड जाएगा। आपको याद होगा इसके पहले वाले पार्ट में हमने यहाँ पे अदर ओवरहेड दिया था, तो वहाँ हमें अदर के नाम से दिया था तो हमने अदर ओवरहेड लिखे थे। यहाँ पे हमें मिसलेनियस ओवरहेड के नाम से दिया तो हम मिसलेनियस ओवरहेड लिखेंगे। यहाँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उन्होंने हमें दिए 80 के, ये हमें दिया 28 के, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास डेबिट हो जाएगा 108 के। अब आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड सब आ गया। फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो आपका वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री में चला जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री। और अब फैक्ट्री ओवरहेड वाला जो अकाउंट है उसमें से निकल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब आपको ये देखना है कि ये टोटल हुआ कितना है। सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड 108 हुआ, उसके बाद आपका 32 यहाँ पे हुआ, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड है, ये आपका लेबर का है।
और इसमें आपका कितना हो गया 56 हो गया। इन तीनों को जब मैं ऐड कर दूंगा तो ये आपके पास आ गया 196K। ये आपकी पूरी की पूरी चीज़ 196K वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री में आएगी। अब आप यहाँ देख रहे हैं ये भी वही चीज़ हो रही है, पूरी की पूरी आपके रिकनसाइल कर रही है चीज़ है। आप एंट्रीज के थ्रू ये प्रूफ कर रहे हैं और ये आपने शेड्यूल यूज़ करते हुए प्रूफ किया है। ये हमारी फाइनल एंट्री आ जाएगी। वर्क इन प्रोग्रेस से होके कहाँ जाता है, फिनिश गुड इन्वेंट्री में जाता है। तो इन सब को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1339K और ये आपका जा रहा है 1339K। तो इसमें बेसिकली क्या किया है मैंने इसके अंदर जो पीछे लिखा हुआ था ना वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग और वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग, इसी चीज़ को इसके अंदर मैंने कंसिडर किया है। तो ये मेरे पास आंसर आ गया और ये आंसर इसके साथ मेरा कंसाइल भी कर रहा है। ये एंट्रीज की फॉर्म में मैंने बना दिया है और ये शेड्यूल के फॉर्म में बना दिया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 एंड हुआ। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी देखते हैं, जिसमें वो हमें डेटा दिया हुआ है उसने और हमें कह रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट्स यूनिट्स में निकालना है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालनी है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इतनी है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इतनी है, यूनिट्स 25,000 है और फिक्स कॉस्ट हमारे पास 8 लाख है। तो हमारे पास ब्रेक इवन का ये सवाल है, सेलिंग प्राइस इंटू क्वान्टिटी माइनस वेरिएबल कॉस्ट इंटू क्वान्टिटी माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू 0। 0 क्यों? ब्रेक इवन वो पॉइंट होता है जहाँ हमारी ना इनकम हो ना हमें नुकसान हो। बेसिकली एट पॉइंट 0 उसे हम ब्रेक इवन कहते हैं, ना हमें फ़ायदा हो रहा हो ना हमें नुकसान हो रहा हो। हमें निकालना क्या है, ये क्यू की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या दिया हुआ है 175 क्यू सेलिंग प्राइस, 125 क्यू ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट हो गई और फिक्स कॉस्ट मैं वहाँ जाके लिखूँगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगी। 8 लाख रुपए हमें वहाँ पे दिए हुए। इन दोनों को माइनस करूँगा तो ये हो गया 50 क्यू, ये 8 लाख है, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो Q जो हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो आ जाएंगे 16,000। ये हैं हमारे ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका क्या होता है, सेल्स माइनस ब्रेक इवन। ये हम इसलिए लेते हैं क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट हमें बता रहा होता है कि इस पॉइंट पे जाके हमें कोई नुकसान नहीं है लेकिन हमें कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि इससे हम लोअर चले गए तो फिर हमें नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती है कि इस पॉइंट से कितनी ज़्यादा आपने सेल की है। तो हमारे पास वहाँ पे सेल्स थी 25,000 यूनिट्स और ब्रेक इवन हमारे पास आए हैं 16,000 यूनिट्स। तो ये हमारे पास हो गया 9,000 यूनिट्स। ये हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये बेसिकली बैक का सवाल है। इसमें आपसे वो कह रहा है कि कंपनी है जिसका स्ट्रक्चर ये है कि 40% डेप्ट है, 10% प्रिफर्ड स्टॉक है, 50% कॉमन स्टॉक है। इंटरेस्ट जो पे कर रही है वो 13% है डेप्ट पे। टैक्स रेट आपका 28% है। कॉस्ट कंपोनेंट आपका प्रिफर्ड स्टॉक और कॉमन स्टॉक का 13% और 10% है। सबसे पहले आपको वैक का फॉर्मूला पता होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेटेज ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ प्रिफर्ड स्टॉक इंटू वेटेज ऑफ प्रिफर्ड स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ डेब्ट इंटू वेटेज ऑफ डेब्ट। वहाँ पे उसने आपको वेटेज तो दिया हुआ है 0.5 इसका है, इसका 0.1 है और इसका आपको 0.4 दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी आपको उसने दी हुई है 10%। कॉस्ट ऑफ प्रिफर्ड स्टॉक भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 13%, बस कॉस्ट ऑफ डेब्ट नहीं दी है। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट का हमारे पास होता है रेट 1 माइनस टैक्स। रेट हमें उसने दिया हुआ है 13% और 1 माइनस टैक्स रेट दिया है 0.28। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 9.36। इस चीज़ को मैं इस फॉर्मूले में पुट करूँगा तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गए। 10% इंटू 0.5 प्लस 13% इंटू 0.1 प्लस 9.36% इंटू 0.4। तो ये मेरे पास वैल्यू वैक की आ जाएगी 10.04%। मैं हमेशा कॉस्ट जो होती हैं उनको परसेंटेजेस में लिखता हूँ और जो आपके वेटेजेस होती है उसको डेसिमल में लिखता हूँ। ये मुझे आसानी रहती है कैलकुलेशन करने में, लेकिन आप जो भी चाहें उस तरह से आप इसको कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बस आखिर में आपको क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज बनाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा।
ये आपका वैक का आंसर आ गया। इसके पार्ट बी में उसने आपको पीरियड दिया है कि हर ये साल है, ये 40 गलत लिख दिया है, ये बेसिकली ईयर 4 है। और आपको फ्री कैश फ्लो दिया हुआ है, यानी कि 1 साल के बाद आपको इतना कैश मिलेगा, 2 साल के बाद इतना, और आखिरी 5th ईयर आपको ये भी मिलेगा, और आपको इसकी टर्मिनल जो बची हुई वैल्यू होगी वो भी आपको मिल जाएगी। लेकिन हमें इसमें बेसिकली क्या करना होता है, ये आपसे कह रहा है कि इंटरप्राइज वैल्यू निकालनी। इंटरप्राइज वैल्यू बेसिकली होती है कि इन सब की प्रेजेंट वैल्यू क्या आती है। ये बेसिकली आपकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट है। इसमें आपको डिस्काउंट रेट 13% दिया हुआ है। इसको करके देखते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे इंटरप्राइज वैल्यू। मैं इन सारी वैल्यूज़ को मिलियंस में कन्वर्ट कर रहा हूँ अपनी आसानी के लिए। ये सारी मिलियंस हैं। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 1 प्लस डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट कितना है 13%, और ये मेरा पहले साल आया है, प्लस दूसरे साल मुझे कितना मिला है 1.875 मिलियन, डिवाइडेड बाय नीचे का जो मेरा टर्म है वो सेम ही रहेगा, बस मेरे ये साल चेंज होते रहेंगे। तो ये टर्मिनल वैल्यू थी, तो ये भी 5वें साल में आ रही है, और ये भी आपके पास 5वें साल आ रही है। इसकी जब मैंने वैल्यू निकाली तो ये आपकी हो जाएगी 26.35 मिलियन। बस ये थी आपकी ईवी की वैल्यू। अब फेयर वैल्यू हम निकाल के देखते हैं। फेयर वैल्यू बहुत आसान है। फेयर वैल्यू में बेसिकली आपको डेप्ट देखना पड़ता है। डेप्ट आपके पास है 20.65 मिलियन। फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी आपकी क्या होती है, फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी में से आपको ईवी माइनस डेप्ट निकालना पड़ता है। ईवी आपके पास कितनी है 26.35 मिलियन, माइनस डेप्ट आपको वहाँ पे कितना दिया 20.65 मिलियन, तो ये आपके पास हो गया 5.9 मिलियन। ये आपका क्वेश्चन ख़त्म हुआ। अब आते हैं इस सेशन के आखिरी सवाल पे। ये बेसिकली आपको उसने डेटा दिया हुआ है और आपसे कहा है कि आपको कैलकुलेट करना है लोन इंटरेस्ट रेट, यानी कि आप किसी लोन का इंटरेस्ट रेट किस तरह से सजेस्ट करोगे। ये आप डिपेंड करता है आपकी टोटल जितनी भी कॉस्ट लग रही होती है उस लोन पे, प्लस आपका टारगेट प्रॉफिट कितना है। तो यहाँ पे इसने कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक दिया हुआ है, ये तो आपकी वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन ये बाकी चीज़ें आपके पास ऐड हो जाएंगी। इसको करके देखते हैं। लोन इंटरेस्ट रेट इज इक्वल्स टू, बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ फंड्स, आपको कॉस्ट कितनी लगी है, और इसके बाद आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आई है, प्लस आपके पास रिस्क प्रीमियम कितना है, प्लस आपके पास टारगेट का प्रॉफिट कितना है। तो वहाँ पे हमारे पास वैल्यू दी है 7% प्लस 1.5% प्लस 1.25% प्लस 1.5%, तो ये हमारे पास आ गया 11.25। तो इसका मतलब ये है कि हम अपना लोन जो है, जो लोन दे रहे हैं उस पे इंटरेस्ट रेट हम इतना चार्ज करेंगे। तो ये हमारा सवाल ख़त्म हुआ, और इसके साथ ही हमारे पास विंटर 2021 का सेशन भी ख़त्म हुआ। अब हम देखते हैं समर 2021 का सेशन। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास वही है जो हमने किया है, वही आपको एंट्रीज़ बनानी है, और इसका पार्ट बी भी सेम ही है। आपको वही शेड्यूल बनाना है और आपको उसकी एंट्रीज बनानी है। तो ये दोबारा मैं नहीं करवाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट बी पे आ जाते हैं। बेसिकली ये आपको करना है वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस एनालिसिस में मैंने एक वीडियो डाली हुई है, अगर इनकेस आपको मज़ीद उसकी प्रैक्टिस करनी है तो उसमें काफ़ी सारे सवालात हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस सवाल में बेसिकली वो हमसे क्या कह रहा है, लेबर रेट वेरिएंस निकालना है और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालनी है। हमें इनका फॉर्मूला पता होना चाहिए। लेबर रेट वेरिएंस का हमारे पास फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। अब हमारे पास वैल्यू कितनी दी है, स्टैंडर्ड रेट हमारे पास है 24.7, एक्चुअल रेट हमारे पास है 24.64, और एक्चुअल आवर्स हमारे पास है 42,000। तो ये वैल्यू हम पुट करते हैं इसके अंदर। ये हमारे पास हो जाएगा 24.7 माइनस 24.64, और ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके एक्चुअल आवर्स से। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2520, और ये पॉजिटिव आ रही है तो हम इसको कहेंगे कि ये फेवरेबल है।
अब लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस देख लेते हैं। एफिशिएंसी वेरिएंस में वो हमसे क्या कह रहा है, वही रेट यूज़ होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले वो कह रहा है स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं, स्टैंडर्ड आवर्स निकाल के देखते हैं। एक्चुअल आवर्स हम ऊपर निकाल चुके हैं, 42,000 थे, और स्टैंडर्ड रेट हमारे पास यहाँ पे मेंशन है कितना है, 24.7। हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि स्टैंडर्ड आवर्स कितने होने चाहिए। आपको डायरेक्ट लेबर आवर नहीं दिया हुआ, उसने ये बताया कि पर यूनिट के हिसाब से आपको 0.505 लगेगा। हम जो ये यूज़ कर रहे हैं उसमें कितने यूनिट्स इस्तेमाल हुए हैं, 84,000। तो हम क्या करेंगे, 84,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.505 से। 84,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.505 से, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 42420। ये हमारे पास आ गई 42420, और ये इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10375, और ये भी पॉजिटिव है, तो ये हमारा फेवरेबल है। बस ये इतना सा आपको करना था इस सवाल में। इस सेशन का आखिरी सवाल जो है वो बेसिकली आपका ब्रेक इवन एनालिसिस है, जो मैं आपको पिछली दफ़ा भी करवा चुका हूँ। बिल्कुल सेम सवाल है, आपको वही पॉइंट्स निकालने हैं, माइनस करके आप पॉइंट्स निकाल देंगे, और उसके बाद आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालनी होगी। जो आपके ये यूनिट्स आ रहे हैं 30,000, इसमें से माइनस हो जाएंगे जो आपके वन पार्ट में यूनिट्स आएंगे, तो वो आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाएगी। तो ये सेशन भी आप लोगों का ख़त्म हो गया। अब हम आ जाते हैं विंटर 2020 के सेशन में। इसमें सबसे पहले आपको ब्रेक इवन का ही सवाल दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके दिया हुआ है, थोड़ा सा ट्रिकी दिया हुआ है, तो इसको मैं करवा देता हूँ। इसमें बेसिकली कहता है कि डॉक्टर मोहम्मद अली जो है उसका एक छोटा सा क्लिनिक है, वो हर पेशेंट से चार्ज करता है 500 रुपये। तो इसका मतलब इसकी, जैसे हम उस वक्त हम प्रोडक्ट कह रहे थे कि प्रोडक्ट की प्राइस इतनी है, तो इसकी प्राइस क्या हो गई, सेलिंग प्राइस बेसिकली क्या हो जाएगी इसकी 500 रुपीज़। ये अपनी सर्विसेज को बेच रहा है 500 रुपये में। वाइल ही एस्टिमेट्स द वेरिएबल एक्सपेंसेस टू बी ₹180 पर पेशेंट। हर पेशेंट में इसको 180 रुपये लगते हैं। इसमें सारी चीज़ें इसने लिखी है कि ये इंक्लूड है, और फिक्स आपकी एक्सपेंसेस कितनी है, 2 मिलियन है। अब ये आपसे सबसे पहले क्या कह रहा है, आपको निकालना है क्या है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो निकालना है। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो आपका होता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय सेल्स। ये निकालना बहुत आसान है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस, वही है ना सेल्स। तो आपके पास सेलिंग प्राइस कितनी है, पेशेंट से वो चार्ज कर रहा है 500 रुपये, एक पेशेंट के उसको लग रहे हैं 180 रुपये, और ये दोबारा 500 आ गया, तो ये हमारे पास आ गई 0.64, और इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो ये हमारे पास रेशियो आ जाएगा 64% का। पार्ट ए यही था। पार्ट 2 में वो आपसे कह रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट आपको निकालना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट हमारे पास कैसे निकल आएगा, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू 0। ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे 500, इसके अंदर 180, और ये हमारे पास आ जाएगा 2 मिलियन का। तो मैं ये डायरेक्टली आपको करके दिखा रहा हूँ क्योंकि ये मैं पहले भी कर चुका हूँ। क्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यहाँ पे इन दोनों को 500 को 180 से माइनस करेंगे तो 320 आ जाएगा, और फिक्स कॉस्ट हमारे पास 2 मिलियन की ऑलरेडी है, ये वहाँ चले जाएगा, 2 मिलियन डिवाइडेड बाय 320 होगा, तो हमारे पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी 6250 पेशेंट। जब इतने पेशेंट्स डॉक्टर देख लेगा तो हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। सी पार्ट में वो कह रहा है कि आपको उतने पेशेंट्स बताओ कि उस पे उसको आपका प्रॉफिट 1.8 मिलियन का हो। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 0 की जगह, ब्रेक इवन की जगह 1.8 मिलियन लिखेंगे। हमारा फॉर्मूला इस तरह से चेंज हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट Q माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू 1.8 मिलियन। वैल्यूज़ हमारे पास सेम ही है, ये आपके पास 320 की Q हो जाएगा, और ये आपका 2 मिलियन वहाँ चला जाएगा। 2 मिलियन प्लस 1.8 मिलियन आपके पास हो जाएगा 3.8 मिलियन, और 3.8 मिलियन जब आपका डिवाइड हो जाएगा 320 से, तो आपके पास Q की वैल्यू आ जाएगी 11,875 पेशेंट्स। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में वो हमसे कह रहा है कि हमें ये डेटा दिया हुआ है और हमें हाई लो मेथड के थ्रू टोटल कॉस्ट निकालनी है इतने यूनिट्स की।
ये एक मिक्स कॉस्ट का टॉपिक है। मिक्स कॉस्ट का मतलब ये होता है कि वेरिएबल कॉस्ट और मिक्स कॉस्ट आपकी साथ मिली हुई है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को सेपरेट करना होगा। तो उसके लिए हाई लो मेथड, जैसे इसका नाम है, हम ये देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट कौन सी है वैल्यू और सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है। ऊपर हमेशा हम कॉस्ट या एक्सपेंस लेते हैं और नीचे हम हमेशा यूनिट्स लेते हैं या आवर्स लेते हैं। सबसे हाईएस्ट हमारे पास ये हो गई, तो इस चीज़ को हम माइनस करेंगे सबसे ज़्यादा लोएस्ट से, जो ये हो गई, और इनके अगेंस्ट यूनिट्स हमारे पास कितने हो गए, 14,000 और 11,500। इसको हम फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा हाईएस्ट कॉस्ट माइनस लोएस्ट कॉस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट यूनिट्स माइनस लोएस्ट यूनिट्स। ये हमारे पास फैक्टर आ गया 8.58 का। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आ गई है। अब मैं इनमें से कुछ भी ले सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिया 14,000 यूनिट्स है और पर यूनिट मेरी जो कॉस्ट है वो 8.58 है। तो ये टोटल मेरे पास आ गई 120। ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी आई थी उसमें, 226। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी है, 226,402। वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास ये है, ये चीज़ वहाँ जाके माइनस हो जाएगी, तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 106,282। अब वो हमें कह रहा है 14,200 पे निकालना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमारी सेम ही रहेगी, हमेशा सेम ही रहती है 282। और वेरिएबल कॉस्ट किस तरह हम निकालेंगे, वेरिएबल कॉस्ट का फैक्टर है हमारे पास, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम जितने यूनिट्स यूज़ हो रहे हैं। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 228,118। ये आपकी टोटल कॉस्ट हो गई। अगला सवाल हमारे पास है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का। पहले हम क्या कर रहे थे, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर कर रहे थे, तो अब क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। इसमें क्या एक प्रोसेस ऐड हो जाता है, फिनिश गुड की इन्वेंट्री को भी हम इंक्लूड कर देते हैं। इन्होंने जो डेटा दिया है वो इस किस्म का दिया हुआ कि डायरेक्ट लेबर आपकी 45% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल है। डायरेक्ट मटेरियल जैसे आपके पास 925,000 है, उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 0.45 से, तो ये आपके पास डायरेक्ट लेबर आ जाएगी। जो डायरेक्ट लेबर आएगी उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 0.35 से, तो ये आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल आ जाएगी। मैं ये करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास आ गया डायरेक्ट मटेरियल यूज़ 925,000, डायरेक्ट लेबर हमने 45% इसका निकाला, तो ये हमारे पास आ गया ये वैल्यू। फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल जो थी 35%, ये हमारे पास आ गई 145,688। और फैक्ट्री ओवरहेड जो हमें फिक्स दिया हुआ है वो हो गए हमारे पास 145,000। इसको मैं डायरेक्टली करवा रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने जो किया था वो फैक्ट्री ओवरहेड की हेडिंग लिख के मैंने इस तरफ लिखा था और फिर उसकी टोटल वैल्यू यहाँ लिखी थी और फिर ऐड किया था। इस दफ़ा मैंने डायरेक्टली करके आपको दिखाया ताकि इन केस अगर आपको इस तरह से भी करना हो तो आप आराम से कर सकें। तो ये हमारे पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो जाएगी। इन सबको ऐड कर देंगे 163,1938। इसमें हम ऐड कर देंगे उसी सेम प्रोसेस है, वर्क इन प्रोग्रेस की ओपनिंग इन्वेंट्री हम ऐड कर देंगे 19,500 और इसमें हम लेस कर देंगे वर्क इन प्रोग्रेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री जो हमारे पास है 23,700। ये हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर जो हम पहले भी करते थे। इसके अंदर हम सिर्फ ऐड क्या करेंगे, ऐड कर रहे हैं हम लोग फिनिश गुड की ओपनिंग इन्वेंट्री, जैसे उसमें दिया हुआ है आपको डेटा 35,800 का, और इसमें भी हम क्या करेंगे, लेस करेंगे फिनिश गुड की क्लोजिंग इन्वेंट्री जो हमें दी हुई है 32,700। इसको माइनस कर देंगे हम, जैसे यहाँ पे इसको भी माइनस किया था हमने।
ये हमारे पास हो जाएगा 1630838। ये हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। आपका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है ये एज इट इज़ वही हैं। 6 में आपको वही लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालना है। 7 में वही आपको वैक दिया हुआ है, सेम प्रोसेस है। 3 आपको वो दिया हुआ है, आपको कॉस्ट दी हुई है और कॉस्ट ऑफ डेप आपको निकालना है। रेट 1 माइनस टी से ये निकल आएगा और ये आपके पास पूरा वैक निकल आएगा। इसलिए ये मैं सवालात दोबारा नहीं करवा रहा। ये आपका विंटर 2020 का सेशन भी एंड हुआ। अब हम देखते हैं समर 2020 के सेशन को। इसमें ऑलमोस्ट सारे सवालात जो हैं वो आपके सेम ही हैं। ये वही आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का सवाल आ गया, क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद न्यूमेरिकल आपका क्वेश्चन नंबर 6 आता है, वही हाई लो का मेथड है। आप सबसे लोएस्ट ले लोगे, सबसे हाईएस्ट ले लोगे और उसके बाद आप वेरिएबल का फैक्टर निकालोगे, आप टोटल उसकी फिक्स कॉस्ट निकालोगे और उसमें आप इससे आप अपने वेरिएबल कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दोगे फैक्टर को और उसमें ऐड कर दोगे फिक्स कॉस्ट, तो ये आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इसमें ये वाला सवाल मैं करवा देता हूँ, हालांकि सेम ही है लेकिन इसमें एक चीज़ इन्होंने अलग दी हुई है, आपको ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़ में निकालना है। तो ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़ का हमारे पास फॉर्मूला होता है, रुपीज़ से मुराद ये करेंसी में निकालना है। पहले हम यूनिट्स में निकाल रहे थे, अब करेंसी में निकालना है। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। तो इसके लिए हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो की ज़रूरत है, जो हम पहले भी निकाल चुके हैं। ये क्या होता है हमारे पास, कंट्रीब्यूशन मार्जिन ओवर सेल्स होता है। हमें वैल्यू दी हुई है, सेलिंग प्राइस है 24, वेरिएबल कॉस्ट है 16 और सेलिंग प्राइस दोबारा हम 24 लिखेंगे तो ये हमारे पास आ गई 0.33 या 33% भी हम इसको लिख सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़ में हमारा हो जाएगा, ऊपर हमारे पास फिक्स कॉस्ट आ गई 380K जो सवाल में दिया हुआ है और नीचे हमारे पास आ गया 0.33, ये हमारे पास आ गया 1,151,515। ये रुपीज़ में हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। अगले सवाल में हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको पता है किस तरह से निकालते हैं, जो हमारी सेल्स हुई है। अब इसमें हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़ में है तो इन्होंने सेल्स भी हमारे क्या रुपीज़ में दी है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगी 1.6 मिलियन माइनस जो हमारा अभी पीछे आंसर आया उसको माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 8 का बी। ये वही एज इट इज़ सवाल है आपका वेरिएंस एनालिसिस का, बल्कि इसमें तो आपको मल्टीप्लाई भी नहीं करना। जैसे उसमें आपको 0.505 पर यूनिट दिया हुआ था और उसको आपने मल्टीप्लाई किया था जितने भी नंबर ऑफ़ यूनिट्स थे। यहाँ पे उसने खुद आपको निकाल के दिया है, जस्ट आपको फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो ये आपका समर 2020 का सेशन भी ख़त्म हुआ। तो मैंने आपको पिछले 4 सेशन के सारे पेपर्स के न्यूमेरिकल्स बता दिए, कुछ मैंने आपको करके दिखा दिए और कुछ जो एज इट इज़ सेम थे, जस्ट वैल्यूज़ चेंज थी, तो वो मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरीके से उनको कर सकते हैं। तो आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा और आपके आने वाले पेपर्स में आपको फ़ायदा देगा। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।